जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग के पास। कह रहा है किसी रेखा के द्वारा बिंदु पर बना कोण कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी रेखा के द्वारा। मान लीजिए बाबू ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर किसी रेखा यानी इस रेखा के द्वारा जितना भी ये कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं समतल कोण। कौन कोण बोलते हैं बाबू? समतल कोण। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसको बाबू थीटा से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और याद रखिएगा बाबू, जो इसका क्या होगा मात्रक, मात्रक याद रखेंगे बाबू, रेडियन होता है। क्या होता है बाबू? रेडियन। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? किसी रेखा के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण यानी इस पॉइंट पर इस रेखा के द्वारा बना कोण कहलाएगा समतल कोण यानी प्लेन एंगल। कौन सा एंगल बाबू? प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल को किससे लिखते हैं? थीटा से। और इसका मात्रक क्या होगा? वो रेडियन, RAD। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? चलिए दूसरा कह रहा है किसी सतह के द्वारा यानी किसी सतह यानी एक सरफेस के द्वारा जो कोण बनता है बाबू उसको कहा जाता है ठोस कोण यानी इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? सॉलिड एंगल। या इसी को एक और नाम से घन कोण के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। समझ में आया? और इसका जो सिंबल होता है यानी इसका संकेत, इसका संकेत याद रखेंगे बाबू। ठोस कोण का संकेत होता है बाबू ओमेगा। क्या पढ़िएगा बाबू? ओमेगा होता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है बाबू एस्टेरेडियन। क्या होता है बाबू? एस्टेरेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या याद रखेंगे? किसी रेखा के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण कहलाता है समतल कोण। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को किससे लिखते हैं? थीटा से। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और अगर किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण क्या कहलाता है? किसी बिंदु पर बना कोण कहलाता है ठोस कोण। ठोस कोण को क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में सॉलिड एंगल। घन कोण संकेत ओमेगा, मात्रक होता है एस्टेरेडियन यानी STR। समझ में आ गया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप कहलाती है। यानी मान लेते हैं ये हमारे पास कोई क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले किस रूप से बाबू? लंबवत रूप से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप होती है उन्हें कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। क्या होती है बाबू? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। और याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स को हम लोग बाबू फाई से क्या करते? स्वीप करते हैं। इसका जो मान होता है याद रखेंगे EA cos थीटा। कितनी होती है बाबू? EA cos थीटा होती है। यानी विद्युत फ्लक्स का व्यंजक होता है फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप कहलाएगी विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं बाबू? फाई से। किससे? फाई से। कई किताब में साइन से भी लिखा जाता है, तो फाई से स्वीप किया जाता है। और इसका मान याद रखेंगे बाबू EA cos थीटा। ई यहाँ पे क्या है बाबू? ई यहाँ पे याद रखेंगे ये ई जो है ये ई यहाँ पे क्या है? विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र। और ए क्या है बाबू? क्षेत्रफल यानी एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखेंगे यानी फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा विद्युत क्षेत्र, या कई जगह पे इनको टर्म दे दिया जाएगा विद्युत तीव्रता। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विद्युत फ्लक्स की मात्रक होती है। विद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या होती है बाबू, चलिए हम आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं। चलिए देखिए बाबू, अभी आपने पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, समझ में आया कि नहीं। फाई इज इक्वल टू कितना होगा बाबू, ई ए कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम इसका क्या लिखें, मात्रक, बताइए बाबू। ई यानी विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं बाबू, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, यानी इसको लिख सकते हैं F/Q। क्या लिखे बाबू, F/Q, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो क्या है बल है। ई क्या है बाबू, एरिया है। और याद रखेंगे कॉस थीटा, यानी जो भी मैथमेटिकल टर्म होती हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से अगर इसका हम मात्रक निकालें, इन सब का जो भी मात्रक होगा इसी को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बताइए बाबू, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बाबू, न्यूटन। समझ में आया। अच्छा, नीचे क्या है, क्यू क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, कूलम। इनटू में ए क्या है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा और चौड़ाई का भी मीटर होगा, यानी कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं यार, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक और मात्रक इसका देता है, देखिएगा मात्रक अब क्या करता है बाबू, देखिएगा थोड़ा सा। अगर इसको और थोड़ा सा हम चेंज करें तो न्यूटन, क्या लिख देते हैं बाबू, न्यूटन। और इनटू में आपके पास क्या है, मीटर स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, मीटर इंटू में मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बाबू, कूलम, तो हमने क्या लिख दिया, कूलम। और याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे पहले से कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है बाबू, वोल्ट। तो कई बार एग्जाम में दे देता है वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे ये भी किसका मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का। समझ में आया। तो विद्युत फ्लक्स की जो मात्रक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या कितना होगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट एम से क्या हो जाएगा, मीटर। समझ में आया, सबको समझ में आएगा बाबू। तो क्या रखेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। कैसे आया बाबू, फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता क्या होती है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। F/Q इंटू में ए क्या है यहाँ पे, एरिया। कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा हमने, कॉस थीटा इसलिए नहीं लिखा कि किसी भी मैथमेटिकल टर्म का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बल का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, ए यानी एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या लिखे बाबू, न्यूटन। और ये मीटर स्क्वायर को दो बार हमने लिख दिया, मीटर इंटू मीटर, नीचे कूलम, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। और नीचे आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, यानी जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। और यहाँ क्या आया बाबू, मीटर, यानी वोल्ट मीटर। ये भी क्या होगा, आंसर सही होगा। अगर इसमें नहीं दिया है तो याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बाबू, आपके पास किसका, विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र होगा। बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका बीमी सूत्र। बीमी सूत्र कैसे निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लीजिए। क्या दिया है बाबू आपके पास फार्मूला, ऊपर देख लीजिए क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बीमा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बाबू, देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ऊपर कौन आया है, बल का जो बीमा होता है वो होता है बाबू m, बल का बीमा होता है m/L/T-2। समझ में आया सबको। अच्छा नीचे क्या है, आवेश की बीमा होती है AT, कई बार पढ़े हैं आप लोग।
और ए क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा एल और साथ साथ चौड़ाई की बीमा भी क्या हो जाएगी, एल। आगे बढ़ा जाए, देखिए बाबू क्या आया, यहाँ से आ जाएगा एम एल। देखिए एल कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, एम एल के पावर 3। टी देखिए बाबू, टी कितनी बार है, -2। नीचे कितना है, 1। 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3। ए कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ए का पावर हो जाएगा -1। ठीक है, कई जगह किताबों में या क्वेश्चन में एक जगह पर आई दे देता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। एम एल क्यूब टी -3 ए -1, कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल क्यूब टी -3 ए का पावर -1, ऑप्शन नंबर ए क्या सही। तो विद्युत फ्लक्स, उसका व्यंजक, मात्रक, बीमा, सब याद रखेंगे। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। मात्रक निकला था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। बीमा निकला बाबू एम एल क्यूब टी -3 ए -1। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तो इतना याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हर साल इन पे पूछा जाता है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग के पास किसी बंद सतह के लिए आवेश और विद्युत फ्लक्स से संबंधित नियम दिए, सबको याद है। किसने नियम दिया था बाबू, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाले फ्लक्स से संबंधित नियम किसने दिया था, तो गॉस सर ने, यानी गॉस ने नियम दिया था। और गॉस का नियम क्या कहता था, किसी बंद सतह से होकर, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस सतह के अंदर जितनी क्या है आवेश यानी Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, Q/एप्सिलॉन नॉट। किसी स्टेटमेंट याद करें एक बार फिर से, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसने नियम दिया था, गॉस ने। और गॉस का एप्लीकेशन हर साल बोर्ड में पूछा था 5 मार्क्स का, तो यानी याद रखेंगे इनको, एक चादर के लिए, एक अनंत लंबाई के तार के लिए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा गॉस प्रमेय का व्यंजक है। देखिए सामने है फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है सही, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक या तार के कारण विद्युत तीव्रता। देखिए बाबू ये क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। किसका है बाबू, जो भी आपके पास गॉस प्रमेय था उस गॉस प्रमेय का ये एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। और याद रखेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक यानी तार के कारण जो विद्युत तीव्रता होती है ई बराबर होती है बाबू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा/r। ये लैम्डा क्या है बाबू, रैखिक आवेश घनत्व। देख लीजिए कौन सा सही है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा/r, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। समझ में आ गया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, आवेशित समतल चादर के कारण। देखिए बाबू ये क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन देगा जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, कुछ मतभेद है 2-3 क्वेश्चनों में। देखिए आवेशित समतल चादर के कारण जो तीव्रता होती है σ/2 एप्सिलॉन। आवेशित समतल चादर के कारण तीव्रता कितनी होती है, σ/2 एप्सिलॉन। यहाँ पे सिग्मा क्या है बाबू, क्षेत्रफलीय आवेश घन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है बाबू, आवेशित समतल किनके बीच बाबू, समतल चादरों के बीच। किनके बीच, समतल चादर, यानी 2 चादरों के बीच। अभी मैंने आपको बताया बाबू
कि एक चादर के लिए क्या था बाबू, याद रखेंगे सिग्मा बट्टा, एक चादर के लिए क्या होता, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो चादर के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे, सिग्मा सिग्मा मिलके कितना, सिग्मा 2 सिग्मा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, यानी बी सही है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आवेशित समतल चादरों के बीच। अब देखिए, अभी मैंने बोला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आवेशित समतल चालक के कारण, पहला था चादर, चादर के कारण था सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब भी समतल चालक बोल दे, चालक ध्यान दीजिएगा, चालक के कारण सिग्मा बट्टा कितना होता है, एप्सिलॉन। तीनों ध्यान से देखेंगे, समतल किनके लिए, समतल चालक के लिए कहेगा तो याद रखेंगे सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन, चादर के लिए सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो चादरों के बीच कहेगा तो सिग्मा बट्टा कितना, एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेशित चालक की सतह पर तीव्रता की दिशा। हमेशा चालक के सतह पर तीव्रता की जो दिशा होती है बाबू, सतह के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती है। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, आवेशित खोखला गोली चालकों के अंदर तीव्रता। बाबू ध्यान से देखिएगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आवेशित खोखला गोली चालकों के अंदर अगर तीव्रता पूछेगा, याद रखेंगे शून्य होती है, क्योंकि तीव्रता, इसमें तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा खोखली गोली चालक के सतह पे जाकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो अंदर हमेशा कितनी होती है, तीव्रता शून्य होती है। तो आवेशित खोखला गोली चालकों के अंदर तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। लेकिन अगर आपसे विभव पूछेगा तो खोखला गोली चालक के अंदर जो विभव का मान होता है वो एक समान, यानी हमेशा नियत होता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, अगर पूछेगा तीव्रता तो याद रखेंगे शून्य, विभव पूछेगा तब अब याद रखेंगे समान, यानी नियत रूप से, एक समान रूप से क्या रहता है, फैला रहता है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। 16 क्या कह रहा है बाबू, साबुन के बुलबुले को क्या करने पर, आवेशित करने पर त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहते हैं, यानी सभी। तो देखते हैं क्या इनका आंसर होगा, बताइए बाबू। ये हम लोग के पास एक गोली क्या है, चालक है। समझ में आया कि नहीं, या कह सकते हैं साबुन का बुलबुला है। अब यहाँ पे क्या है, साबुन के बुलबुले में हमको आवेशित करना है, यानी आवेशित मतलब आवेश भेजना है। अब बताइए बाबू, आवेश भेजेंगे चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश। अगर बीच में मान लीजिए हमने धन आवेश भेजा, यानी क्या भेजा बाबू, प्लस चार्ज भेजा। अब प्लस चार्ज भेजेंगे तो आपको मालूम है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन बल लगेगा, विकर्षण, यानी इसके और इसके बीच कौन बल लगेगा बाबू, विकर्षण बल। विकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब है कि एक दूसरे से दूर जाने की क्या करेंगे, कोशिश। जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी, बीच की दूरी बढ़ेगी। अब बीच की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब इस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती। समझ में आया कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ, कहिएगा सर जैसे साबुन के बुलबुला को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, या धन आवेश या ऋण आवेश। जैसे आवेशित करेंगे तो जब भी धन आवेशित करेंगे तो इनके आवेश जो होंगे प्लस प्लस चार्ज, उनके बीच कौन बल लगेगा, विकर्षण बल। अब विकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। इनका मतलब है उनकी क्या होती है बाबू, त्रिज्या क्या होती है, क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति। अभी हमने देखा कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो यानी ये इनकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यानी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर फैलने की प्रवृत्ति बढ़ती है और सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है,
घटती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी। मैंने आपको बताया कि अगर जब भी उसको आवेशित करेंगे तो आवेशों के बीच कौन बल रहेगा, विकर्षण बल। जब विकर्षण बल रहेगा बाबू तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी वो फैल रहे हैं, इसका मतलब सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्या कह रहा है बाबू, 8 समान बूंदों को जिनकी कितनी यानी 5 वोल्ट तक आवेशित करके सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद का क्या निकाल दीजिए, विभव। चलिए बाबू सबसे पहले आप एक छोटी सी बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे बूंद देगा, बूंद की जो संख्या होगी वो जैसे क्या दे सकता है बाबू, 8 दे सकता है, जैसे आप क्या दे सकता है बाबू, 27 बूंद दे सकता है, जैसे वो 64 बूंद दे सकता है, जैसे 125 बूंद दे सकता है। तो जब भी 8 कहेगा समझिएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। जब भी 27 कहेगा 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 3 3 का 9, 9 3 27। 64 कहेगा 4 का पावर 3। 125 कहेगा तो 5 का पावर कौन बाबू, 3। ये जितना आ रहा है बाबू ना, 5 4 3 2, इन सबको आप n मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा बाबू, इन सबको आप क्या मानिएगा, n। किनको बाबू, ये जो आ रहे हैं 2 3 4 5, तो इनको हम क्या मान लेंगे, n। देखिए कितनी बूंदे कह रही है, ट्रिक बता रहे हैं, 10 सेकेंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। 8 बूंद कह रहा है तो यानी 2 का पावर 3, यानी क्या मान लीजिएगा, n। अब कैसे निकाल लेंगे बाबू, तो इसके लिए छोटी सी बात याद रखना है, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का क्या निकाले बाबू, विभव। लिख लीजिएगा किसकी संख्या, बूंदों की संख्या। छोटा सा ट्रिक है, बूंदों की संख्या इनटू में क्या लिखिएगा बाबू, एक बूंद का विभव, यानी एक बूंद का क्या लिखेंगे बाबू, विभव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नीचे बाबू n, क्या मान लीजिएगा, n। कितना आंसर होगा सोचिए, थोड़ा सा देखिए बाबू, बूंदों की संख्या कह रहा है 8, इनटू में एक बूंद का विभव कितना कह रहा है बाबू, 5, और नीचे n के जगह पर कितना लाया मैंने, 2, 2 चौका 8, यानी 4 5 20 वोल्ट। दिस इज क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। ट्रिक समझ में आया कि नहीं। ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा, 10 सेकेंड काफ़ी है। डायरेक्ट जितना बूंद कहेगा, जैसे 8 बूंद कहा यानी 2 के पावर 3, n के जगह पर कितना मान लीजिए, तो अगर 27 बूंद कहता तो कितना हो जाता है बाबू, 27 बूंद कहता तो आप कितना लिखते हैं, 3 के पावर 3। 64 कहेगा 4 के पावर 3। 125 कहेगा 5 के पावर 3। हाँ याद रखिए, कभी ये ऐसा अंक यहाँ नहीं देगा ना इसका जो किसी का घन नहीं हो। ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ 50 नहीं दे सकता, जब भी देगा 8 27 64 125। समझ में आया कि नहीं बाबू। फिर हम बड़ी बूंद का विभव निकालना तो क्या करेंगे, बूंदों की संख्या इनटू में एक बूंद का विभव, नीचे क्या लिखेंगे n। बूंदों की संख्या कितनी है, 8, इनटू में कितना बाबू, एक बूंद का विभव कितना है, 5, तो 8 गुणे 5, नीचे क्या है n का मान 2 निकला है, 2 चौके 8, यानी 4 5 20। समझ में आया कि नहीं। तो ये था हम लोग गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।